ठीक है दोस्तों, अपना कार्ल मार्क्स का लेक्चर आगे प्रोसीड करते हैं। एंड ये नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी हमें पढ़नी है वो है थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। इसके पहले मैं आपको यहाँ चाहता हूँ बताना बेसिकली कि कार्ल मार्क्स का क्लास का आइडिया क्या है और ये कहाँ पे इसने डिस्कस किया। ये कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा 1848 में। वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग एक ये पीस ऑफ लिटरेचर है, बहुत ज़्यादा ही बिका। आज से अगर आप आज तक भी कंपेयर करो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की हज़ारों लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं और रेवोल्यूशनरी माना जाता है ये बहुत ही ज़्यादा। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उन्होंने 1848 में लिखा, उसी में क्लास और क्लास स्ट्रगल के बारे में बहुत कुछ बताया। तो आप ये मेंशन करोगे तो एक्स्ट्रा नंबर हैं इसके, ठीक है। ओके, तो क्लास की डेफिनेशन देखो कि क्लास बोलते किसको है। हमने ये अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया हुआ, आपको पता होगा। मैं क्विकली लेकिन यहाँ पे आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि क्लास किसको बोलते हैं। ये ऐसे एक एक उस ग्रुप ऑफ पीपल को बोलेंगे, वो लोग हैं जो शेयर करते हैं सेम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आपने स्ट्रैटिफिकेशन वाला चैप्टर किया हुआ है, स्ट्रैटिफिकेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा ये डेफिनेशन वेबर की क्लास की डेफिनेशन से अलग है, ठीक है। कार्ल मार्क्स की डेफिनेशन थोड़ी सिंपलर है। तो ये क्या बोलते हैं कि प्रोसेसर प्रोडक्शन में आप या तो ओनरशिप पोजीशन में होते हो या वर्कर होते हो, ठीक है। या तो आप मालिक हो या तो आप मजदूर हो। तो आप कहाँ पे हो, मालिक वाली पोजीशन में हो अलग क्लास है, वर्कर वाली पोजीशन में हो अलग क्लास है, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स की डेफिनेशन है। तो इसलिए कार्ल मार्क्स बोलता है दो ही तरह की क्लासेस देखी गई हैं, एक जो प्रॉफिट्स कमाते हैं, एक जो वेजेस कमाते हैं। सिंपल बात है, प्रॉफिट्स या वेजेस, प्रॉफिट्स वालों को हैव्स बोलता है, वेजेस वालों को हैव नॉट्स। या फिर जो इनके जो रिस्पेक्टिव जो वर्ड यूज किए वो क्या थे, बुर्जो एंड प्रोलेटेरिएट। आपको पीछे आपने भी इसको देखा, भी नोट किया, ठीक है। बुर्जो एंड प्रोलेटेरिएट, प्रॉफिट्स एंड वेजेस की बात होती है। तो दो क्लासेस हैं ये। तो क्लास में शुरुआत में आपने सिर्फ डिफाइन किया कि क्लासेस की एक डेफिनेशन दी आपने, एंड आपने बताया कि मार्क्स के हिसाब से दो प्राइमरी पोजीशंस हैं, ठीक है, एक प्रॉफिट वाले और एक दूसरे वाले। अब एक ना मार्क्स का आइडिया है जिसको बार बार पेपर में पूछता है यूपीएससी, शॉर्ट नोट पूछता है। तो आपने क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, इन एंड फॉर, दोनों में फर्क बताना है, ठीक है। बहुत बार ये भी पूछते हैं, कार्ल मार्क्स ने भी डिस्कस किया हुआ है। बहुत ही सिंपल आइडिया ये कि क्लास इन इटसेल्फ क्या होती है, फॉर क्या होती है। मैं आपको पहले बिना उसके समझाता हूँ, वर्ड्स के जो नीचे पीपीटी के वर्ड्स सिंपल शब्दों में बताएं तो इसमें इन इटसेल्फ का मतलब होता है कि बस आपको एक ब्रॉडर एक तरह से एक ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं कि लेट्स से आप सामने वाला आपसे पूछे कि आप या तो वर्कर हो या ओनर हो, है ना। तो दोनों में से कहीं एक लाई करते होगे आप, ओनर या वर्कर। तो ये अगर आप सिंपली इसी क्राइटेरिया पे एक्ट करते हो कि हाँ जी मैं ओनर हूं जी नहीं, या मैं वर्कर हूं, इस क्राइटेरिया पे आप क्लास इन इटसेल्फ हो, सिंपल बात है। अब फॉर इटसेल्फ क्या होता है, फॉर इटसेल्फ का मतलब होता है जहां पे आपको थोड़ी बात कॉन्शियसली समझ आ रही है कि वो ओनर्स हैं एंड मैं वर्कर हूं, ठीक है। एंड वो सारा प्रॉफिट्स वो ले जाते हैं, मुझे सिर्फ वेजेस मिलती हैं जो मेरे गुजारे के लायक बहुत कम है। आप कहोगे फर्क क्या है दोनों में, फर्क है कॉन्शियसनेस का, फर्क है इस बात का पता होने का कि मैं वर्कर हूं और ये मेरी गलती नहीं है, मैं वर्कर हूं, मैं पैदा हुआ ऐसा, उसके बाद मुझे बिल्कुल मौके ही नहीं मिले आगे ओनर बनने के, जिंदगी भर सिर्फ मैं गुजारे लायक ही इनकम कमाता रह गया और मुझे कभी भी मालिक बनने का मौका ही नहीं मिला हमेशा। जैसे आप इमेजिन करो कितना रेयरली होता है कि आप पढ़ते हो कि बहुत ही गरीब परिवार का लड़का आईएएस बना, इस परिवार का बच्चा ये आईपीएस बना, बहुत ही रेयरली। जनरली आप देखते हो जो रिक्शा चलाने वाला कोई अगर है, रिक्शा पुलर है, उनके बच्चे रिक्शा पुलर या फिर वैसे मीनियल जॉब्स ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं है कुछ और अपनी एजुकेशन स्किल वगैरह पे लगाने के लिए। और वक्त हो भी तो लेट्स से आप बोलो बिजनेस कर लें, बिजनेस के लिए पैसा नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए जब ये रियलाइजेशन हो जाए कि हम सब वर्कर्स हैं एंड वो सब ओनर्स हैं, एंड जब ये रियलाइजेशन, ये कॉन्शियसनेस आएगी, तो कार्ल मार्क्स बोलता है कि आप इन इटसेल्फ से फॉर इटसेल्फ बनोगे। अब आप थोड़ा शब्दों में समझने की ट्राई करो। क्लास इन इटसेल्फ क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव मतलब कि जनरली स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि अच्छा अगर आपके पास अगर कैपिटल है, ओनर हो, तो आपको ये बोलेंगे, अगर आप ओनर नहीं हो तो आपको वर्कर बोलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, कोई इसमें भेदभाव या फिर वैल्यू अटैच नहीं की हुई है। इसमें वैल्यू अटैच की ओनर होना अच्छी बात है या वर्कर होना बुरी बात है, ऐसी कोई वैल्यू अटैचमेंट नहीं है। सिंपल एक फैक्चुअल तरह से स्टेट किया जा रहा है। कार्ल मार्क्स बोलता है इससे रेवोल्यूशन नहीं आएगा, इस तरह से इटसेल्फ सिर्फ आप ऐसे मानते रहोगे ठीक है जी वो मालिक और हम मजदूर, तो
इससे कोई बदलाव नहीं, रेवोल्यूशन नहीं आएगा, जो चल रहा है वही चलता रहेगा, एक्सप्लॉइट हो रहे हो, एक्सप्लॉइट होते रहोगे। तो इसलिए बोलते हैं क्लास फॉर इटसेल्फ बनानी पड़ेगी, जहां पर ये कहते हैं क्लास, आपको पता है कि आप वर्कर हो या ओनर हो, ये अपने आप में एक अंत नहीं है, इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, ये शुरुआत है। आपको पता होती है आपकी क्लास क्या है, एंड उसके बाद पता है कि आप एक्सप्लॉइट होने वाले हो, उसके बाद आप रेवोल्यूशन की बात करोगे तो ही बात बनेगी, तो ही आप कुछ समाज आगे अच्छा बना पाओगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसीलिए जो ये क्लास इन इटसेल्फ वाले मेंबर्स हैं, ग्रेजुअली इनको एक कॉन्शियसनेस आनी शुरू होती है कि हम एक पर्टिकुलर ऐसी एक क्लास को बिलोंग करते हैं जहां पर हमारी एक्सप्लॉयटेशन ही होनी है, हमारे पास कोई मोबिलिटी के या अच्छा बनने के ऑप्शंस बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसी कारण जब आप ये कॉन्शियसनेस आएगी तो क्या इमर्ज होगा, क्लास फॉर इटसेल्फ, जहां पर लोगों को पता होगा कि हमें कुछ एक्टिवली कुछ बदलाव चाहेंगे, एंड वो रेवोल्यूशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी करेंगे। और इसलिए मार्क्स इसको क्या बोलता है, सोशल क्लास। कहते हैं सोशल क्लास ही है जब लोगों को अकल आएगी, थोड़े बात समझेंगे कि हमें बदलाव चाहिए, सड़कों पर उतरेंगे, तो सोशल क्लास वो कहलाएंगे। ठीक है, बदलाव कहते हैं, अदरवाइज कभी नहीं होगा, ऑपरेसर आपको ऑपरेस करता रहेगा। ठीक है, और ये इसीलिए बोलता है ये सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। कहता है ऐसा हो सकता है, मान लो ऐसा हो सकता है कि आप कहने को तो आप ओनरशिप पोजीशन में हो, लेकिन आप इतने छोटे, जैसे किसी दुकान के या किसी रेहड़ी के ओनर हो, आपको कोई ओनर वाली फीलिंग ही नहीं आती, आप बिल्कुल गुजारे लायक इनकम ही कमा पाते हो, क्योंकि जो जितना भी बिजनेस है सब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ले गए, आप छोटी सी दुकान खोल के बैठे हो, आप कुछ बदलाव नहीं लेके आ पा रहे। तो इसीलिए सब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि कहने को तो आप ओनर हो, लेकिन सब्जेक्टिव क्यों रहेगा, सब्जेक्टिव का मतलब है कि आप पर डिपेंड करेगा आप खुद को कहाँ रखना चाहते हो। आप बोलोगे मैं कहने को तो मेरे पास ये रेहड़ी है एक या छोटी सी दुकान है, लेकिन मैं किसी काम को ओनर नहीं हूँ, मैं तो वर्कर्स के जैसे ही जीता हूँ, और इसीलिए ये जो समाज का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा। इसीलिए कार्ल मार्क्स कहता है ये इट इज अ सब्जेक्टिव क्राइटेरिया कि आप खुद को कहाँ क्लासिफाई करना चाहते हो। आपको लगता है कि इसलिए कार्ल मार्क्स बोलता है दो ही लोग होते हैं, हैव एंड हैव नॉट, प्रॉफिट एंड वो के बियॉन्ड जाके बोलता है, जब फिलॉसफी की बात कर रहे हैं वो एक बोलता है कि एक है आपका ऑपरेसर और एक है आपका ऑपरेस्ड। तो इसीलिए आपको क्या लगता है, आप ऑपरेसर हो या ऑपरेस्ड, अकॉर्डिंगली ही आप बदलाव की बात करोगे। अगर आप ऑपरेस्ड हो, आप बोलोगे ऑपरेसर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर आप ऑपरेसर हो, आप बोलोगे जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है, देयर इज अ रीजन जो ये चल रहा है, तो आप चाहोगे ये सिस्टम चलता रहे। इसीलिए इसमें वैल्यू अटैच्ड है। वैल्यू अटैच मतलब आप इसको अच्छा या बुरा समझते हो, आप इसको बदलना चाहते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके। तो अब क्लास पोलराइजेशन की बात करेगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स अब क्या बोलता है, कार्ल मार्क्स ऐसा नहीं बोलता कि ना कि पूरे जर्मनी में या फ्रांस में जब वो लिख रहा है कार्ल मार्क्स कि ऐसा नहीं बोलता कि सिर्फ और सिर्फ दो तरह के लोग हैं, कि एक ओनर्स और एक वर्कर्स, नहीं। ऐसा कंप्लीट ऐसे हार्डकोर बंटवारे की बात नहीं करता, ये हमारी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए कार्ल मार्क्स किताब लिखता है। एंड कार्ल मार्क्स इंटरमीडिएट क्लासेस की बात करता है। वो कह रहा है जैसे लेट्स से बहुत अमीर लोग हैं ओनर्स एंड बहुत गरीब वर्कर्स भी हैं, इसके बीच में ऐसे देखें अगर हम टोटल हमारे पास 8 क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, अपनी किताब में लिखता है। अगर ये याद हो जाए तो अच्छी बात है। बुक का नाम क्या है, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन जर्मनी। इसमें कार्ल मार्क्स इंटरमीडिएट 8 क्लासेस की बात करता है कि बीच में बिल्कुल जो सबसे अमीर से लेके सबसे गरीब के बीच में 8 तरह के लोग रहते हैं। तो वो 8 क्लासेस की बात करता है, लेकिन कहता है अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करना हो तो ऐसे ही क्लासिफाई होगा, या तो आप ओनरशिप पोजीशन में हो या फिर आप वर्कर हो, कि प्रोसेस और प्रोडक्शन में आप कहाँ लाई करते हो। ठीक है जी, ये प्रोसेस और प्रोडक्शन में आपकी पोजीशन, ये वाला वर्ड कभी भी मत भूलना। ये कार्ल मार्क्स की डेफिनेशन है, प्रोसेस और प्रोडक्शन में आपकी पोजीशन, योर पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। अब इसीलिए बोलता है कि कार्ल मार्क्स की पोलराइज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ना आप इसके पहले मैं आपको मैं एक चीज चाहता हूँ इमेजिन करवाना। अभी लेट्स से जैसे हम तो छोटे शहर में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर हमारे जैसे लोकेलिटीज के आसपास एक छोटी छोटी मार्केट एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी। ठीक है, हमारे शहर में छोटी छोटी बहुत सारी मार्केट्स हैं, तो जहाँ पे जाके हम राशन पानी ये वो खर्चा सब सामान ले आते थे। और लेट्स से कभी रिचार्ज करवाना है फ़ोन का तो रिचार्ज करवा लिया। अब आप इमेजिन करो आज की एरा में आप घर बैठते हो और आप क्या करते हो कि मोबाइल ऑनलाइन रिचार्ज कर दिया, करियाना जो भी ऑर्डर करना है, कपड़े ये वो है ना, सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, सब अमेजोन ये वो सब घर भेज रहे हैं आपके। तो हो क्या रहा है कि बहुत जो छोटे छोटे जो ये लोग थे जो रिचार्ज करते थे वगैरह, अब ये चले गए, इनका बिजनेस खत्म। अब क्या हुआ कि कुछ गिनी चुनी, मान लो 2, 5, 10
हद से हद 10 ही होंगी जो ऑनलाइन कंपनियां रिचार्ज कर रही हैं। तो ये 10 बड़ी-बड़ी कंपनियों ने सारा का सारा बिज़नेस अपने पास रख लिया, किसका? आपके रिचार्ज का। तो जो इमेजिन करो, जो जैसे हमारे छोटे से शहर में मान लो कि सिर्फ मान लो 1000 लोग थे जो रिचार्ज करते थे, छोटे-छोटे दुकान खोल के उनके घर चलते थे। एंड अब वो 1000 लोग एक शहर में, पूरे देश में मान सकते हैं 10 लाख लोग होंगे ऐसे। तो 10 लाख लोग ऐसे अब बेरोजगार हो गए। वो 10 लाख लोगों का सारा काम कहाँ चला गया? सिर्फ 8 या 10 बड़ी-बड़ी कंपनियां कर रही हैं। तो कार्ल मार्क्स इसी बात की बात करता है, पोलराइजेशन, कि पोलराइज हो जाएगा। जो बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है वो इतना बड़ा काम कर सकता है, इतने बड़े लेवल पे छोटे-छोटे सारे खिलाड़ियों को आउट ऑफ बिजनेस कर देगा वो। ऐसा होगा, ठीक है? हो रहा है ये। और इसको इसी से बोलते हैं इनइक्वालिटी बढ़ती है, कि अमीर और अमीर होता जाएगा, नए नए बिजनेस में हाथ डालता रहेगा। जो छोटा गरीब वाला बिजनेसमैन है वो इतना इफेक्टिवली उसको नहीं कर सकता एग्जीक्यूट, ना वो क्वालिटी दे सकता है उतनी अच्छी, ना वो उतने स्केल पे कर सकता है, कस्टमर केयर ये वो कितना कुछ आ गया आजकल। अमीर कर सकते हैं, गरीब नहीं कर सकता। तो इसीलिए गरीब बिजनेस से बाहर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की कही एक एक बात थॉमस पिकेटी ने, अभी आपको पता है ना, किताब लिखी है थॉमस पिकेटी ने। उसने बोला कि इनइक्वालिटी जिस लेवल पे बढ़ रही है कभी बढ़ी ही नहीं। कार्ल मार्क्स के जमाने में, जब कार्ल मार्क्स हुआ करता था, तब इतनी इनइक्वालिटी होती थी, तब कार्ल मार्क्स जैसा एक थिंकर मिला दुनिया को। कहते इनइक्वालिटी वापस उसी लेवल पे आ रही है जिस लेवल पे कार्ल मार्क्स के जमाने में हुआ करती थी। तो पिकेटी वार्न करता है कि भाई एक मेजर रेवोल्यूशन आ सकती है अगर हमने जल्द इनइक्वालिटी काबू करने के लिए या फिर क्लास पोलराइजेशन काबू करने के लिए कुछ नहीं किया। पोलराइज हो रही है कि जैसे जैसे मार्क्स बोल रहा है ना कि 8 क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, वो कह रहा है ग्रेजुअली होगा क्या कि गरीब और गरीब हो जाएंगे, अमीर और अमीर हो जाएंगे। तो सिर्फ 2 ही क्लासेस बचेंगी बस, एक बहुत अमीर की, एक बहुत गरीब की। आगे मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगा कैसे। तो इसीलिए बोलते हैं कि जितनी भी इंटरमीडिएट क्लासेस हैं सिर्फ 2 बड़ी बड़ी पोल्स में ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है। और इसको क्या बोलता है वो? प्रोसेस ऑफ क्लास पोलराइजेशन। तो बुर्जुआइजेशन एंड प्रोलेटाराइजेशन मैं आपको आगे बताता हूँ। डायग्रामेटिकली देख लो, जैसे डायग्राम बना सकते हो अपनी अपनी नोटबुक्स में आप। तो ये मान लो पूरी दुनिया का समाज का हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है जी। मान लो ऐसे इसमें लेयर्स बनी हुई हैं, ये अमीर, ये लेट्स से बहुत गरीब लोग, और लेट्स से इंटरमीडिएट ये, और ये सुपर अमीर, ये वाले लोग बहुत ही रिच वाले अमीर लोग होंगे। तो कार्ल मार्क्स क्या बोलता है, जो जो ये वाले लोग हैं ये अमीर और अमीर होते रहेंगे, दे विल कीप गेटिंग रिचर। तो एंड जो ये गरीब हैं ये और गरीब होते जाएंगे। ये इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलता है, जो छोटे मोटे जैसे बिजनेसमैन भी हो सकता है वो भी बड़े हो जाएं, बड़े तो और भी बड़े हो जाएंगे। इसको प्रोसेस को वो बोलता है बुर्जुआ, जो है और बड़ा बुर्जुआ बन जाएगा। इसको वो बुर्जुआइजेशन बोलता है कि बुर्जुआइजेशन हो जाएगी, बुर्जुआ और मेजरली बड़े लेवल के बिजनेस बन जाएंगे। जो प्रोलेटेरिएट है वो और गरीब हो जाएंगे। वो बोलता है बेचारे जो इन बिटवीन कहीं लाई करते थे वो भी गरीब हो जाएंगे। इसको वो बोलता है कि प्रोलेटेराइजेशन, प्रोलेटेरिएट से वर्ड निकाला, प्रोलेटेराइजेशन ये हो जाएगा, ठीक है जी। एंड वो बोलता है उसके बाद अल्टीमेटली, इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, लेट्स से आपको क्लास, आपका जो समाज का स्ट्रक्चर कैसे नजर आएगा, सिर्फ 2 ही तरह के लोग होंगे, या तो बहुत अमीर या तो बहुत गरीब, ये वाले। इन बिटवीन कोई होगा ही नहीं, ये सुपर अमीर ये सुपर गरीब, ठीक है। ये है अल्टीमेट बुर्जुआ, ठीक है जी। और ये इनके लिए वर्ड लिखता है वो, इसको बोलता है वो लंपन प्रोलेटेरिएट। लंपन जर्मन वर्ड ही है, मतलब एक्सट्रीमली पुअर, लंपन प्रोलेटेरिएट बोलता है वो। ये है लंपन प्रोलेटेरिएट। एंड वो बोलता है जो प्रोलेटेरिएट विल कन्वर्ट टू लंपन प्रोलेटेरिएट। इसको अलग पेन से बना सकते हो, पेंसिल से बना सकते हो, मेरी ड्राइंग से वैसे ही बहुत हाथ तंग है। जो जो गरीब था और गरीब हो गया, सबसे नीचे वाली लेयर बन जाएगी, इसको वो क्या बोलता है, लंपन प्रोलेटेरिएट। एंड इस प्रोसेस को वो क्या बोलता है, पॉपराइजेशन। पॉपर किसको बोलते हैं, भिखारी को। तो ये बोलते हैं भिखारी बनने शुरू हो जाएंगे ये, इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा क्योंकि सारा पैसा अमीर अपनी जेब में भर लेंगे प्रॉफिट्स के रूप में। पॉपराइजेशन, ठीक है जी। तो जनरली कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स जो आप पढ़ते हो आपको बहुत प्रभावित करता है समाज में। अपने इंडिया जैसे कंट्री में रहते हो तो आपको और भी ज्यादा प्रभावित करता है कि आपको दिखता है सच में ऐसा हो रहा है कि एक रिक्शा वाला है, कोई भैया सड़क पे जा रहे हैं अंकल, तो इतनी मेहनत करते हैं, पसीने से उनकी पीठ भीगी हुई है। अगर आप लेट्स से दिल्ली वगैरह में मैंने देखा हुआ है, तो वहां पर राजेंद्र नगर में देखो आप, कभी बारिश पड़ जाए उसके बाद एकदम एकदम इतना उमस भरा माहौल होता है और उसके बावजूद वो रिक्शा चला रहे होते हैं। आप उसमें ऐसा लगता है कि आप यू कैन नॉट इवन वॉक, एंड उस आप उसमें चल
चल भी नहीं सकते और वो रिक्शा में किसी को खींच रहे होते हैं और अल्टीमेटली कितना पैसा कमाते हैं, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए एंड 50 रुपए, है ना, पूरे दिन में लेट्स से कितने रुपए, बहुत मेहनत करी, 700-800 कमा लिए, तो आप कहाँ पे लेट्स से सिंपल से एक जगह पे जाके रेस्टोरेंट में जाके 500 रुपए का खाना खा लेते हो। तो कंपेयर नहीं कर सकते ना आप कि अपनी हालात उनके हालात से। तो वो एक्सट्रीम एक्सट्रीम हार्ड वर्क, फिजिकल लेबर करने के बावजूद भी बहुत गरीब हैं। और जनरली बहुत सारे लोग लेट्स से IIM वगैरह से ग्रेजुएशन करी एंड बहुत अमीर हो जाते हैं, एक एक घंटे का वो कमाते हैं 5,000 10,000। तो ये इनइक्वालिटी, इस लेवल की इनइक्वालिटी के ही खिलाफ कार्ल मार्क्स ने आवाज़ उठाई थी। और जनरली आप अगर सोशियोलॉजी पढ़ते रहते हो तो आपका भी इंक्लिनेशन ऐसा हो जाता है कि समाज में हो तो थोड़ा कहीं ना कहीं गलत रहा है, सरकारें लगी हुई हैं ठीक करने, लेकिन आप जैसे बहुत सारे लोग जब IAS बन जाओगे आपको भी बहुत कुछ करना होगा, पर्टिकुलरली इन अ कंट्री लाइक इंडिया आपको बहुत कुछ करना होगा कि ये जो समाज का स्ट्रक्चर है ये जनरली इट इज़ नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर पुअर। गरीबों के लिए आपको सच में ही बहुत कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी चक्कर में चलते हुए हमने कभी स्लीपी क्लासेस शुरू किया था, और लेकिन हाँ सस्टेन करने के लिए हम टेस्ट सीरीज वगैरह चलाते हैं और बहुत ही बेयर मिनिमम से टेस्ट सीरीज है कि हमारे गुजारे चलते रहें और हमें जनरली टीम मेंबर अच्छे मिलते रहें। और बस लेकिन एजेंडा क्या है कि अपना पूरा कंटेंट फ्री रखें कि अगर गरीब तक कंटेंट भी अच्छा पहुंच रहा है और एक्सेल करे, कहीं ना कहीं वो बाहर आ सकता है, क्योंकि इस तरह की इकॉनमी तो बन गई है हमारे देश की, हमारी दुनिया की, जहां पर वो आगे आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं एजुकेशन के बल पर। ठीक है, ओके, तो अच्छी एजुकेशन उन तक पहुंचाने की ट्राई हम भी कर रहे हैं, आप भी करोगे। एंड इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉमिस, अगर आप देख रहे हो हमारा चैनल अभी यार, तो इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉमिस जो आप हम सबको कर रहे हो, हमें कर रहे हो, स्लिपी क्लासेस को कर रहे हो, कि आप भी जब जाओगे किसी पोजीशन में होगे जहां पे आपके पास नॉलेज होगी, आप शेयर करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब कार्ल मार्क्स एक बात करता है फॉल्स एंड ट्रू कॉन्शियसनेस की। फॉल्स एंड ट्रू कॉन्शियसनेस क्या होती है? कहते हैं देखो सिंपल सी बात है, अगेन मैं समझाने की ट्राई करता हूं आपको कि लेट्स से मैं बोलूं आपको कि अच्छा आपसे पूछूं आप क्या करते हो, आप बोलो मैं वर्कर हूं, मैं बोलूंगा ठीक है जी आप वर्कर हो, तो और मैं बोलूंगा कि अच्छा आप बताओ कि वर्कर हो तो सब ठीक ठाक है कि मालिक आपका ध्यान रखते हैं, हो कहेंगे हाँ, मतलब जैसे हमारी थोड़ी तनख्वाह कम है, हमें थोड़ी तनख्वाह ज़्यादा मिल जाए, लेट्स से जहाँ पे हम काम करते हैं वो पंखा अच्छा लगा दो, ठीक है, ये वाली बात है। तो कार्ल मार्क्स इस बात से काफ़ी उसको गुस्सा आता है, वो कह रहा है कि आपको बात समझ नहीं आ रही कि आप रहोगे तब भी वर्कर ही, एक्सप्लॉयड तो तब भी आप होगे ही, कि आप सारा का सारा इतनी मेहनत वाला काम करते हो और सारा का सारा अंत में आप हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क, लेबर जो आप कर रहे हो वो आप सब कर रहे हो, लेकिन प्रॉफिट कौन कॉर्नर कर रहा है? जो आपका मालिक। तो इसीलिए वो बोलता है कि आपको कॉन्शियसनेस क्लियर नहीं है। हाँ आपको पता है कि आप वर्कर हो, हाँ आपको पता है कि आपको वेजेस कम मिलती हैं, आपकी जो वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा काम करने का, लेकिन स्ट्रक्चर तो तब भी वही रहेगा। मान लो वेज बढ़ा भी दी आपकी, मान लो आपको अच्छी वर्किंग कंडीशन दे भी दी, तब भी रहोगे तो आप वर्कर ही। एक्सेसिव जो लेबर के डिसप्रोपोर्शनेट जो प्रोपोर्शन के जो बियॉन्ड है, जो प्रॉफिट कमा रहा है, कौन कमा रहा है? मालिक। तो इसीलिए बोल रहा है कि जब तक ये वाली कॉन्शियसनेस नहीं आएगी कि आपको आपकी नीड के हिसाब से नहीं, आपकी ग्रीड के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, तो या पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि किसी के पास पहले से धन दौलत था, उसने वहां पर वो लगा दिया, अप्लाई कर दिया एंड कोई फैक्ट्री बना दी, लेट्स से कोई एंटरप्राइज बना दी, कुछ भी नई कंपनी बना दी, जस्ट बिकॉज कि उसके पास पहले से पैसा था, तो क्या अब उसको और पैसा मिलना चाहिए, और पैसा धन दौलत कमाए? आप ये लॉजिक मिलता है ना कि रिस्क पे तो ओनर का ही है। अरे रिस्क ओनर का था तो, लेकिन जो इनिशियली अगर किसी के पास पैसे थे ही नहीं तो वो कहाँ लगाए? वो रिस्क भी बेचारा वेंचर में नहीं लगा सकता ना। आपने उतना ही रिस्क लिया था जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। ऐसा नहीं था कि आपने सब कुछ ही अपना दांव पे लगा दिया, रोटी खाने के पैसे भी नहीं है। जनरली इट्स जैसे मैंने भी MBA की है एंड वहां पे हमें देते हैं कि बिजनेसमैन सिंस रिस्क लेता है तो उसको नहीं, सोशियोलॉजी नहीं पढ़ते शायद MBA वाले, तो वहां पे मेरे को काफी तब भी मुझे काफी डाउट हुआ करता है कि ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं। जनरली इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है जिसके खिलाफ कार्ल मार्क्स आवाज उठाता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में ना एक ये विचारधारा फैला दी गई है, हमने पावर वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर आप ऑसम काम कर रहे हो, लेट्स से, और तरक्की करते हो, तो अगर तरक्की करते हो अगर आप, तो क्या हुआ, तो क्या बोलेंगे? देखो सिस्टम कितना अच्छा था कि आपको तरक्की करने की कितनी ऑप्शंस दी। लेकिन अगर, है ना, अगर आप, मैं ये बात दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आप तरक्की करते हो तो किसकी चढ़ाई होती है, किसकी तारीफ होती है? सिस्टम की। लेकिन लेट्स से अगर आप फेल हो जाते हो, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आप फेल हो जाते हो, हम और आपसे पूछते हैं फेल क्यों हुए, तो आप बोलते हो कि मैंने ये सब कुछ किया, मैं फेल हो गया, तो ये कोई ये नहीं बोलता कि सिस्टम ही ऐसा है, आपको तो फेल होना ही था। सब क्या बोलते हैं? आपके
आपकी आपने ही पक्का मेहनत कम की होगी, आपने ही पक्का कोई सही कंटेंट नहीं पढ़ा, अच्छे से टेस्ट नहीं दिखे, जो भी जो आपकी जो जब आप कामयाब होते हो, जब सक्सेस मिलता है, आपका सक्सेस किसका होता है? हमेशा सिस्टम के कारण। एंड फेलियर किसके कारण होता है? आपका हमेशा ही इंडिविजुअल की आपकी कमी रही होगी। ये कैपिटलिस्टिक थॉट है कि कैपिटलिज्म ने ही आपके दिमाग में डाल दिया कि फेल हो रहे हो आपकी गलती होगी, कामयाब हो रहे हो तो हमारा सिस्टम अच्छा। ठीक है, कैपिटलिस्टिक थॉट ये मेजरली कार्ल मार्क्स इससे काफी चिढ़े कार्ल मार्क्स को। एंड कार्ल मार्क्स इसको सिस्टम को चाहता है बदलना, क्योंकि वो कह रहा है कि इंडिविजुअल की इटसेल्फ एक वैल्यू है, इंडिविजुअल को इटसेल्फ वैल्यू करना चाहिए हमें, उसको जो करना है नहीं करना है उसकी मर्जी है, अकॉर्डिंगली उसकी नीड के हिसाब से उसको मिलना चाहिए, ग्रीड के हिसाब से उसको नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो हम इस पे और बात भी करते रहेंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक ऐसा, कार्ल मार्क्स थिंकर से ज्यादा फिलोसोफर है, वो इसलिए कार्ल मार्क्स फिलोसफी की बहुत बातें करता है। अगर कार्ल मार्क्स की फिलोसफी ढंग से अगर आपको ग्रास्प हो जाएगी तो पेपर में अगर आपको डाइवर्स क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ वहां से, जो इसके फॉल्स ट्रू के बियॉन्ड पूछेंगे, आप हैंडल कर पाओगे। इसलिए मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली और सुना रहा हूँ, ताकि कार्ल मार्क्स को और ढंग से आप इंटरनलाइज कर पाओ कि कार्ल मार्क्स को किसके खिलाफ क्या बात करनी है। ओके, तो फॉल्स कॉन्शियसनेस में क्या बोलता है? ये ट्रांसेंडिंग नहीं है। ट्रांसेंडिंग मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर को बदलने की बात करती है, कि सिस्टम को बदलने की बात करती है। ठीक है, और बस सिर्फ यही है फॉल्स कॉन्शियसनेस में, आपको बस ये पता होता है प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, वेजेस, वर्किंग कंडीशन एटसेट्रा एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ इनकी कॉमनैलिटी, हाँ जी हम सब वर्कर लोग काफी ग्रस्त हैं, हमारी सबकी सैलरी कम है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, बस आप, लेकिन सिस्टम को बदलने की बात आपके दिमाग में भी नहीं आती। इसको बोलता है कि आपको कॉन्शियसनेस तो है, आपको कुछ समझ तो है, लेकिन ये फॉल्स है, दिस इज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो बोलता है ट्रू कॉन्शियसनेस क्या आएगी? जिसमें आप सब लोग इकट्ठे हो जाओगे, सॉलिडारिटी होगी, और आप बोलोगे कि एक ऐसा हमें सिस्टम चाहिए, ऐसा आइडिया चाहिए जिससे हम सिस्टम को बदलें। ठीक है, एंड इसलिए बोलता है कि वाइडर गोल है उसका, एक वाइडर गोल है किसका? इमांसिपेशन ऑफ ऑल। इमांसिपेशन मतलब सबकी आजादी, कि जो वर्कर जितने जो जो पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं, इन सब की आजादी, ऑपरेसर की, ऑपरेस्ड की आजादी। ठीक है, इमांसिपेशन किसका मतलब होता है? आजादी। ठीक है, इसीलिए ये बोलता है ये कॉन्शियसनेस, जो ये कॉन्शियसनेस है ये डायनामिक है, और डायनामिक मतलब बदलती रहती है। जैसे फ्यूडल सिस्टम में बोलता है अलग थी, कैपिटलिस्ट सिस्टम में अलग होगी, तो डायनामिक है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस होगी तभी ही बदलाव आएगा, अदरवाइज बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स में कुछ समझ पाओगे कि कॉमनैलिटी सिर्फ प्रॉब्लम पता होना, एंड क्या क्या है वो क्या है? फॉल्स कॉन्शियसनेस। ये ट्रांसेंडिंग नहीं होती, इससे कोई रेवोल्यूशन नहीं आता, बदलाव नहीं आता। ट्रू कॉन्शियसनेस क्या होती है? इसमें सॉलिडारिटी होती है, इसमें इमांसिपेशन करने का कंसर्न होता है। ठीक है, और ये सिस्टम को बदलने की बात करती है, ये है ट्रू कॉन्शियसनेस। अब इसलिए कार्ल मार्क्स क्विकली देखते हैं, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल बनाएंगे। वो बोलते हैं कि क्लास स्ट्रगल तो चलती ही रहेगी, जो ऊपर जो एक ऑपरेसर है और एक ऑपरेस्ड है, इनमें जंग तो चलती ही रहेगी, क्लास स्ट्रगल। ये तो कहते हैं यही तो बेसिक मोटर है, मोटर होती है ना गाड़ी की मोटर, यही तो मोटर है जिसने हिस्ट्री को चलाया है थ्रू आउट। तो इसलिए वो बोलते हैं क्लास स्ट्रगल तो होती ही रहेगी, क्लास स्ट्रगल होगी तभी हिस्ट्री चलेगी, कि दो गुटों में लड़ाई होगी, एंड अकॉर्डिंगली वो कुछ नया सिस्टम बनाएंगे, फिर नया सिस्टम में कुछ कमियां होंगी, ऑपरेसर ऑपरेस्ड होंगे, तो फिर से चलता रहेगा। इसलिए कार्ल मार्क्स का बहुत ही एक बढ़िया कोटेशन है, ये याद कर सकते हो, पेपर में ड्रॉप भी कर सकते हो, कि कहते हैं आज तक का जितना भी इतिहास है वो इतिहास किसका है? सिर्फ क्लास स्ट्रगल का। हिस्ट्री ऑफ हिदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। हिदर टू मतलब आज तक की जितनी भी एग्जिस्टिंग सोसाइटीज हैं, जितने भी आप इनका इतिहास पढ़ो, सिर्फ क्लास स्ट्रगल ही मिलती है। एंड वो बोलते हैं क्लासेस हमेशा स्ट्रगल में लगी हुई हैं आपस में, और इसका कारण क्या है? रीजंस क्या है? क्लास स्ट्रगल क्यों हो रही है? वो पहला तो बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन है भाई सिस्टम में, जो डिवीजन ऑफ बेनिफिट्स है वो मेहनत के हिसाब से नहीं मिलता, इट इज नॉट कमेंसुरेट टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जो ज्यादा मेहनत करता है ऐसा नहीं उसको बहुत ज्यादा धन दौलत मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। रिक्शा वाले भैया को बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते 10 घंटे काम करने के। ठीक है, तो वो कहते कॉन्ट्राडिक्शन है, कहते ये जो बात कार्ल मार्क्स को समझ नहीं आती ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहता अगर ऐसा होगा तो क्लास स्ट्रगल भी देखने के लिए तैयार हो जाओ आप। ठीक है, एंड देन दूसरा एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहाँ पे आपके लिए, एलियनेशन। वो बोलते हैं कि इंक्रीजिंग एलियनेशन। एलियनेशन क्या होता है? कि आप जैसे होता है ना, एलियनेट हो जाते हो, अलग हो जाते हो। जैसे लेट्स से आप अगर इमेजिन करो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट हो, आप किसी पार्टी में गए, वहां पर लोग वो बातें कर रहे हैं कि शाहरुख खान ने ये कर दिया और कैटरीना कैफ ने ऐसा कर दिया, आप रिलेट नहीं कर पा रहे खास कुछ, आप अपने दिमाग में लगे हो, आपको याद आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या पॉइंट्स हैं एक्सेट्रा, आपको उसकी याद आ रही है, तो आप क्या करोगे? आप उस वाले पार्टी के माहौल से एलियनेट हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। ठीक है, कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ क्यों आया, पार्टी में क्यों आए, लोग बातें क्यों कर रहे हैं ऐसी। तो जनरली ऐसा मैं एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है हर बंदे के साथ ऐसा हो। ठीक है, तो
इसलिए कार्ल मार्क्स क्या बोलता है कि क्लास स्ट्रगल क्यों हो रही है? एक तो कॉन्ट्राडिक्शंस है, दूसरा है एलियनेशन, कि वर्क इतना मैडनिंग है, इतना क्रेजी कर देने वाला वर्क है, इतना इतना देर काम करना पड़ता है, तो क्लास स्ट्रगल होगी ही होगी। इंसान को समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रहा है, एलियनेट हो गया वो, तो वो स्ट्रगल करता है एंड रेवोल्यूशन लेके आने की ट्राई करता है। तो मैकेनिज्म, ये क्लास स्ट्रगल होता कैसे? तो वो बोलता है, कार्ल मार्क्स का अगेन बहुत जबरदस्त एक कोट है, कार्ल मार्क्स के बहुत सारे कोट्स अवेलेबल है नेट पे, आपको मिल जाएंगे, कुछ चुनिंदा ही लेके आऊं मैं। तो कार्ल मार्क्स क्या बोलता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी देन एज फार्स। फार्स का मतलब क्या होता है? मजाक, वो भी थोड़ा घटिया मजाक। तो वो कहता है जैसे इतिहास अगर आप देखो, अपने आप को पहले वो ट्रेजेडी के रूप में लेके आता है, देन वो मजाक लगता है। जैसे आपको याद है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में हमने पढ़ा, वो पहले कार्ल मार्क्स बोलता है कि एंशिएंट एमओपी हुआ करता था कुछ, है ना, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, देन फ्यूडलिज्म आया, देन कैपिटलिज्म आया, कार्ल मार्क्स ने बताया हमें, है ना। वो कह रहा है कि यहाँ पर भी मास्टर स्लेव हुआ करते थे, मास्टर स्लेव, यहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड एंड सर्फ हुआ करते थे, यहाँ पे जो क्या है, बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट। वो कह रहे हैं देखो यहाँ मास्टर स्लेव थे, ये पहली बार बात समझ आई कि क्लास एग्जिस्ट करती हैं। इट्स अ ट्रेजेडी कि ओहो ऐसा हुआ कि इंसानों में बंटवारा हुआ है, कोई औसम इंसान माने गए, कोई घटिया माने गए। देन उसके बाद बोलते हैं कि देखो, ये कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, फिर से देखो आपने ये सिस्टम छोड़ा, फ्यूडलिज्म पर आए तो वहां पे कहता है फिर बंटवारा हो गया, आपने ये सिस्टम छोड़ा इस पे आए, वहां पे फिर से बंटवारा दिखता है। कहते हैं ये तो मजाक चल रहा है, हिस्ट्री में ये मजाक चल रहा है, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी देन एज फार्स, मजाक बनाया हुआ। कहते फाइनली हमें ये बात समझ आ रही है, कार्ल मार्क्स समझाने की ट्राई कर रहा है कि ये बंटवारा चलता रहेगा, हमें हमेशा के लिए हटा देना है सिस्टम। इसीलिए जब वो बोलता है हमें सोशलिज्म बनाना है, उसमें कोई क्लास नहीं होगी, देयर विल बी नो क्लास डिविजन, ठीक है। ओके, तो इसलिए अगर हम ये मजाक और नहीं सहेंगे और आगे नहीं होने देंगे, तो इसीलिए बोलता है कि कॉन्ट्राडिक्शंस, अब ये मैकेनिज्म क्या बताता है कि हो क्या रहा है, कि ये ऐसा होता क्यों है कि पहले कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, वो बढ़ती जाती हैं एंड फाइनली कॉन्ट्राडिक्शन अपनी पीक पे पहुंचती हैं, और उसके बाद मैच्योर कंडीशंस है, ये मैच्योर कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, मैच्योर कंडीशंस आती हैं तो रेवोल्यूशन भी हो जाता है एंड सिस्टम बदल जाता है, एक नया मोड आ जाता है और प्रोडक्शन न्यू एमओपी इमर्जेस, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट यहाँ पे सवाल आपके मन में उठ सकता है कि मैच्योर कंडीशंस हैं क्या, रेवोल्यूशन किन कंडीशंस में आएगा? कार्ल मार्क्स यहाँ पे आपको कुछ छोटी छोटी कंडीशन बताएंगे, जब ये होगा तो रेवोल्यूशन आ जाएगा। पहला, वो कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन अपने आप से नहीं होने वाला, तो कुछ कंडीशंस, मैच्योर कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी तभी ही बदलाव आएगा। जैसे तो कैसे कि पहले बोलते हैं क्रिटिकल मास ऑफ वर्कर्स, ये याद रखने की ट्राई करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ड्रॉप करोगे नंबर बढ़ जाएंगे, कहीं पक्का नंबर आएंगे। तो क्रिटिकल मास ऑफ वर्कर्स का मतलब कि आपको एक ग्रुप, एक गुच्छा, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्कर्स तो चाहिए, कितने 100 50 1000 लाख, कार्ल मार्क्स ने नहीं बताया, तो लेकिन कह रहा है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ, अगर वर्कर से कम वर्कर आपके साथ एसोसिएटेड हुए तो कोई बदलाव, रेवोल्यूशन नहीं हो सकता, तो एक सर्टन नंबर ऑफ वर्कर्स तो आपको चाहिए, ठीक है। एंड देन वो बोल रहा है नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपस में ये जो वर्कर्स हैं बहुत सारे फैले हुए हैं, ये वर्कर्स, इन वर्कर्स में आपस में बात कैसे होगी, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन ये भी चाहिए, ठीक है, आपस में ताकि बात फैले। एंड देन उसके बाद एक प्रॉपर आइडियोलॉजी, एक प्रॉपर आइडियोलॉजी अवेयरनेस ऐसी होनी चाहिए जिसपे हम बताएं कि वर्कर्स को कि भैया हमने जाना क्या है, एंड वो अवेयरनेस या आइडियोलॉजी कौन देगा, लीडरशिप। दैट मीन्स हमारे पास एक कंडीशन क्या आई, क्रिटिकल मास ऑफ वर्कर्स, नेटवर्क होना चाहिए आपस में, उनको कुछ जो बात कन्वे करनी है, प्रॉपर आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी कौन देगा, लीडरशिप, ठीक है जी। एंड लास्ट कंडीशन है कि एक कॉमन एनिमी, कॉमन एनिमी किस पे अटैक करना है, हमने किस पे अटैक करना है वो भी होना चाहिए। तो रेवोल्यूशन की ये एक मैच्योर कंडीशंस हैं, अगर ये नहीं होंगी तो रेवोल्यूशन कार्ल मार्क्स के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, जनरली ये मैच्योर कंडीशंस आर प्रीसीडेड बाय, प्रीसीडेड, प्रीसीडेड मतलब ये जनरली इसके पहले देखा गया कि मैच्योर कंडीशंस आने के पहले क्या क्या चीजें, घटनाएं घटती हैं। जनरली कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस होता है जो कि हैव नॉट्स या फिर मतलब बोले वर्कर्स को हार्म करता है, ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस होता है कि महंगाई बहुत बढ़ जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इन्फ्लेशन, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, मोनोपोलीज, ठीक है। और अगर जो स्टेट, जो सरकार है भी है, वो सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है, तो कहते हैं ऐसी ऐसी कंडीशंस होती हैं, उसके बाद ये मैच्योर कंडीशंस आ जाएंगी तो रेवोल्यूशन हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ऐसा मानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एलियनेशन, तो मैं क्विकली आई विल जस्ट रन यू थ्रू व्हाटएवर वी हैव डन, क्योंकि कार्ल मार्क्स मेरे हिसाब से बहुत ही एक मजेदार और इंपॉर्टेंट एक थिंकर है, इसके बारे में जानते रहो तो आपको वैसे भी मजा आता है। तो
ठीक है, तो हमने आज यहाँ से शुरू किया था अपना थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो यहाँ पर बात करें कौन सी बुक में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 क्लास डिफाइन करी। वो बोले दो क्लासेस होती हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स, लेकिन वो बोलते हैं अगर हम देखें ध्यान से तो क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ में फर्क है। क्लास इन इटसेल्फ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, कोई वैल्यू अटैच नहीं है, कोई बदलाव नहीं लेके आएगी कभी ये। क्लास फॉर इटसेल्फ में कॉन्शियसनेस है, एंड इसमें आपको बात समझ आती है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है एंड आप कुछ ऑटोमेटिकली चाहते हो चीज़ों को बदलना, और ये सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, वैल्यू अटैच्ड है। तो उसके बाद पोलराइजेशन, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि इंटरमीडिएट क्लासेस भी हैं, दो बताई तो हम हैव नॉट बताई, लेकिन इंटरमीडिएट क्लासेस भी हैं, 8 क्लासेस ग्रेजुअली वो, लेकिन दो ही पोल्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। एंड वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होगा, जो लोग अमीर हो रहे हैं वो बुर्जुआइजेशन, जो गरीब हो रहे हैं प्रोलेटराइजेशन, ग्रेजुअली और गरीब हो जाएंगे, पॉपराइजेशन। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा, बुर्जुआ ऊपर बिल्कुल बुर्जुआ बैठे हुए हैं, नीचे लंपन प्रोलेटेरिएट अल्ट्रा गरीब लोग बैठे हुए हैं। ठीक है जी। तो पोलराइज हो गया। फॉल्स एंड ट्रू कॉन्शियसनेस में हमने देखा कि फॉल्स कॉन्शियसनेस ऐसा है कि हाँ हमें हमें पता है कॉमनैलिटी और प्रॉब्लम्स हैं, कि कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो ट्रांसेंडिंग नहीं है, हम कोई सिस्टम बदलने की, रेवोल्यूशन लाने की बात नहीं करते यहाँ पर। तो ट्रू कॉन्शियसनेस क्या होता है, यहाँ पे सॉलिडारिटी है, सभी इकट्ठे हो गए हैं एंड इमांसिपेशन की बात करते हैं, सारे वर्कर्स इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि हमें सिस्टम को बदलना है, सबको आज़ाद करवाना है। एंड इसीलिए कह रहे हैं कि लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपिटलिज्म में होगी, हर एक टाइम पे रही, और हर एक टाइम पे रही, डायनामिक है, बदलती रहती है। फ्यूडलिज्म में अलग तरह की थी, कैपिटलिज्म में अलग तरह की है। ठीक है। तो अब क्लास स्ट्रगल की थ्योरी क्या थी, कि क्लास स्ट्रगल तो होगी ही होगी, हिस्ट्री चलती ही ऐसे क्लास स्ट्रगल से, क्लासेज आपस में हमेशा चल रही हैं। रीजंस क्या दिया, दो रीजन दिए, एक तो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन जो वर्क कितना करता है, कितना पैसा मिलता है उसको, ठीक है, कि डिवीजन ऑफ बेनिफिट्स, दूसरा बोलते हैं एलियनेशन बढ़ती जाती है। और उसके बाद मैकेनिज्म क्या क्लास स्ट्रगल का, वो कह रहे हैं हिस्ट्री जो है उसमें एक मैकेनिज्म, मतलब क्यों कैसे चलती है, कहते हैं हिस्ट्री में क्या देखा हमने, कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ती जाती हैं, एंड जब कॉन्ट्राडिक्शन इतनी इतनी एक्सेस में पीक में पहुंच जाती है, मैच्योर कंडीशन आ जाती है, रेवोल्यूशन हो जाता है। मैच्योर कंडीशन हमने जानी कौन सी होती हैं, क्रिटिकल मास ऑफ वर्कर, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉपर आइडियोलॉजी, लीडरशिप एंड कॉमन एनिमी का पता होना। एंड लेकिन इसके पहले भी कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या कंडीशन है वो, इन्फ्लेशन, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, मोनोपोलीज एंड स्टेट वर्किंग फॉर हैव्स। तो ये कंडीशन हो जाएंगी, उसको मैच्योर कंडीशन आएंगी, फाइनली रेवोल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, अपना लास्ट टॉपिक हम एलियनेशन, वो भी कवर करेंगे जल्दी ही। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, और साथ साथ रीडिंग करते रहो, नीचे PDF अटैच है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।